अब यहाँ आते हैं, जो चौथा ब्रांच है हमारे पास, ये है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ। हिस्ट क्या है? हिस्ट हिस्ट कहते हैं वेब को, वेब कहते हैं जाल को, जाल। ठीक है, तो जब आप जाल डाल देते हैं, देखिए एक जानवर एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में किस चीज से, ये बॉडी किस चीज से बना होता है? ये बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बना होता है। आपको तो पता है ना कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, इसलिए हम लिखते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये मिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है बॉडी में। तो जब एक खास जगह पर सेल्स इकट्ठा होते हैं किसी खास काम को अदा करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं हिस्ट। ये एक जाल बना हुआ है, ये सारे के सारे क्या है? सेल्स हैं। तो ये सारे के सारे सेल्स एक जैसे हैं, एक जैसे फंक्शंस अदा करेंगे, एक जैसा इनका स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारे के सारे सेल्स फिर क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। तो जब टिश्यू क्या है? जब सेम फंक्शनल सेल्स, क्या सेम फंक्शनल सेल्स इकट्ठे हो जाए तो इसको हम टिश्यू कहते हैं। तो इस तरह की टिश्यू को स्टडी करने को हम फिर हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ सेम फंक्शनल सेल्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, या हम सिंपली कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स को, कॉलोनी ऑफ सेल्स को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो इस तरह ये हो गया हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेम फंक्शनल सेल्स या स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ सेम फंक्शनल सेल्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है एम्ब्रियोलॉजी। क्या है दोस्तों? एम्ब्रियोलॉजी। देखिए गौर से, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर हम एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं और फिर लूजी। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आ जाए। ठीक है, इस तरह एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है, इसके खूबसूरत बाल है, इस तरह ये इसकी आंख है, ये कान, और इसने अपने कान में वो भी डाला हुआ है, उसे आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे इसके बाल है। खूबसूरत फीमेल है, और ये फीमेल जो है शादीशुदा है, और ये जो फीमेल है ये प्रेग्नेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जब प्रेग्नेंट है तो हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर है क्या? यूट्रस। ये क्या है? ये है यूट्रस। इस यूट्रस के अंदर क्या पड़ा होता है? बदमाश पड़ा होता है। बदमाश कौन है? बदमाश आपका आने वाला छोटा सा नन्हा सा कोई भी बच्चा वगैरह जो भी हो, तो ये पड़ा होता है यहाँ इस तरह। ठीक है, तो इसको ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, चलो ठीक है, हमें पता है, इस तरह। ठीक है, तो देखिए गौर से, पहले ही दिन से गौर से देखिए, जब फादर का स्पर्म मदर के ओवा से, ये क्या है? ओवा। ठीक है, ओवा से मिल जाता है, तो इन दोनों के मिलाप से क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जाइगोट जाकर यूट्रस में फिर इम्प्लांट होता है, और फिर इससे आहिस्ता आहिस्ता क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। और फिर ये एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या बनाता है? बेबी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जाइगोट फौरन ही एम्ब्रियो बेबी में डेवलप होता है? नो, तकरीबन आपको पता है ना कि 9 महीने 9 मंथ्स होते हैं, 9 महीने लग जाते हैं। इन 9 महीनों में इस एम्ब्रियो में कितने चेंजेस होते हैं?
ठीक है। 9 महीनों में इस एम्ब्रियो में कितने चेंजेस होते हैं, यानी चेंजेस से मुराद ये है कि बच्चे का दिल बनना शुरू हो जाता है, बच्चे के आंखें बनना शुरू हो जाते हैं, बच्चे का दिमाग बनना शुरू हो जाता है, बच्चे का स्किन बनना शुरू हो जाता है, बच्चे के हड्डियां बनना शुरू हो जाते हैं, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू होता है, आंख, नाक, बाल वगैरह सारी चीजें बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन प्रोसेसेस को स्टडी करने को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को स्टडी करना, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो जब आप इसको स्टडी करेंगे तो किस तरह स्टडी करेंगे? क्या आप अंदर जाकर बच्चे से बातें करेंगे और स्टडी करेंगे? नहीं, आप बाहर से स्टडी कर सकते हैं ना, थ्रू अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम बच्चे को स्टडी करते हैं ना। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो सास है या माँ वगैरह उसको ले जाते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं कि बच्चा ठीक है, ठीक नहीं है, बच्चे में ये है, बच्ची में ये है। तो ये सारे डॉक्टर बताता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। तो पैदाइश से पहले, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, बच्चा अभी माँ के कोख में है, बच्चा अभी जो है वो यूट्रस में है, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। तो पैदाइश से पहले, इस बात को गौर से समझे, पैदाइश से पहले जब आप एक एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब पैदाइश से पहले को हम कहते हैं प्री नेटल। प्री का मतलब है बिफोर, बिफोर। नेटल का मतलब है पैदाइश। तो पैदाइश से बेटा, पैदाइश से पहले, तो पैदाइश से पहले जब आप इसको स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो मैं लिख देता हूं यहां, स्टडी ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ प्रीनेटल, प्रीनेटल मतलब पैदाइश से पहले, डेवलपमेंट मतलब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होता है। तरक्की क्या होता है? इसकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। मुश्किल डिफिनेशंस मत करो, समझ जाओ और फिर डिफिनेशंस को आसानी से पेश करो। दिस इज स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टेक्सोनोमी। 2 अल्फाज है, एक है टैक्सिस, दूसरा है नोमस। यहां पर समझाता हूं, एक है टैक्सिस, ठीक है, दूसरा है नोमस। अब ये क्या है? और से देखें। टैक्सिस का मतलब है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। नोमस का मतलब है नेमिंग, नेमिंग। अब आपको तो पता है ना कि दुनिया में, सारी दुनिया में हर एक जानदार का एक नाम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन की बात करें, इंसान की बात करें, तो इंसान का नाम है होमो सेपियन, ठीक है। अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग, तो फ्रॉग का नाम है राना टिग्रेना, टिग्रेना। अगर हम मैंगो की बात करें, मैंगो की बात करें, तो इसका नाम है मैग्नेफेरा, मैग्नेफेरा इंडिका, ये इसका नाम है। अगर हम टाइगर की बात करें तो उसका नाम है फीलस टिग्रिस। तो सारी दुनिया में हर एक जानदार का एक एक नाम है। सारी दुनिया में हर एक जानदार का एक एक नाम है, जिनको हम कहते हैं साइंटिफिक नेम, बोटानिकल या जोलॉजिकल नेम्स इनको कहते हैं। सारी दुनिया में इंसान को इस नाम से पहचाना जाता है, होमो सेपियन। तो इसको हम कहते हैं नेमिंग या नोमस। अब क्लासिफिकेशन के बारे में आते हैं, तो दुनिया में बहुत सारे टाइप्स ऑफ जानदार पाए जाते हैं। देखिए, पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो ये हुआ था कि मेरीन लाइफ, और मेरीन के अलावा जो है वो जो सॉइल पर रहते हैं ना, सॉइल पर रहते हैं, तो ज़मीन के जानदार यानी खुश्की पर रहने वाले जानदार और पानी में रहने वाले जानदार। तो ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन है। अब इस तरह कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, तो इनको हम वर्टिब्रेट कहेंगे, और जिनमें नहीं है उनको हम इनवर्टिब्रेट कहेंगे, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या है? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। इनवर्टिब्रेट्स क्या है? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये क्लासिफिकेशन है ना। आप कहेंगे यार जितनी लड़कियां हैं क्लास में वो अलग हो जाओ, जितने लड़के हैं वो अलग हो जाओ। तो ये आप क्या कर रहे हैं?
ये आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टैक्सेस। तो हमने जानदारों को क्लासिफाई भी किया है और उनको नाम भी दिया है, तो इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, किस चीज को? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों को नाम देना और उनको क्लासिफाई करने को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। इस तरह आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है सेल बायोलॉजी। सेल बहुत आसान है, देखिए गौर से। एक जानदार के बॉडी में सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या है? सबसे छोटा यूनिट वो है सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक जानदार है, आपको पता है, इस तरह इसके बॉडी में सबसे जो छोटा यूनिट होगा, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, वो क्या है? वो सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं? अगर हम इसको इस तरह एनलार्ज करें, ये एक सेल मैंने वहां से निकाला और यहाँ पर एनलार्ज किया, तो इस सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, अब इसमें तो सेल वाल नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, फिर न्यूक्लियस है, फिर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज है, फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप एक सेल को स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी देखिए बहुत आसान है, कोई बात नहीं, समझते हैं। आपको तो पता है कि इस दुनिया को बनाया गया कितने अरसा गुजर गया। फॉर एग्जांपल आप समझ जाए कि ये दुनिया का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर तकरीबन अगर हम बात करें 1000 साल पहले, 1000 ईयर्स बिफोर या बैक लिखते हैं, 1000 साल पहले, तो क्या इस 1000 साल पहले क्या कुछ इस दुनिया पर कोई जानदार नहीं थे ना? तो जब वो जानदार, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी बड़े से जानदार की, हम बात करते हैं इस तरह, ये एक फॉर एग्जांपल आप समझ जाए कि ये एक डायनासोर है, ठीक है। अब ये जो मर गए थे, ठीक है, तो ये जमीन में दफन हो गए थे, ठीक है, ये जमीन में क्या हो गए थे? दफन हो गए थे, और इनके ऊपर जमीन के कुछ लेयर्स आ गए थे। अगर इनके ऊपर जमीन के लेयर्स आ गए थे, अब जब खुदाई हो रही है, जमीन को लोग खुदा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि अचानक जब खुदाई के दौरान इस तरह के जानदारों की हड्डियां और उनकी बॉडी के पार्ट्स मिल जाए, ठीक है, तो ये तो बहुत पुराने होंगे ना, तो इनको हम फिर क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स यानी जब पुराने जानदार जमीन के अंदर दफन है और उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स आपको मिल जाए, तो फिर इनको हम फॉसिल्स कहते हैं। अब यहां पर आते हैं, ये जो लफ्ज है पेलियोस, कौन सा लफ्ज? पेलियोस। ये जो पेलियोस है इसको हम फॉसिल्स कहते हैं। यानी फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स पुराने जानदार है जो मर गए हैं, जो जमीन में दफन है, अब अगर डिस्कवर हो जाए तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, पेलियोस। तो फॉसिल्स को स्टडी करना, फिर हम इसको लेबोरेटरी में ले जाता है, और आपको पता है कि डॉक्टर हजरात या साइंसदान हजरात कहते हैं कि ये 200 साल पुराना है, ये 500 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। तो ये क्या करते हैं? इसको स्टडी करते हैं कि इसके बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, कितने मजबूत है, सारी बातें, तो इसको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। अब देखिए, अगर पुराने पौधे थे, बड़े बड़े पौधे पुराने, ठीक है,
और इनकी जिंदगी खत्म हो गई और ये जमीन में दफन हो गए, ठीक है। तो अगर ये जो प्लांट्स के फॉसिल्स, ये प्लांट है ना और ये क्या है, ये एनिमल्स है ना, और इन दोनों को अगर डिस्कवर करें तो दोनों को हम फॉसिल्स कहेंगे। तो ये फॉसिल्स किसके हैं, प्लांट्स के, ये फॉसिल्स किसके हैं, एनिमल्स के। तो पैलियोंटोलॉजी के दो ब्रांचेस हैं, हम कहते हैं पैलियोजोलॉजी। पैलियोजोलॉजी क्या है, पैलियोस क्या है, फॉसिल्स है, जू मतलब एनिमल्स, लूजी मतलब स्टडी। तो एनिमल्स के फॉसिल्स को जब आप स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं पैलियोजोलॉजी। यानी यहां पर आपने लिखना है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पैलियोजोलॉजी। और अगर आपने प्लांट्स को डिस्कवर किया है तो आप लिखेंगे पैलियोबॉटनी, ठीक है। पैलियोबॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी, इस तरह, ठीक है। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बहुत ही आसान है, लोग गौर से देखें दोस्तों। ये एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है ये, ठीक है। अब आपको तो पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो हवा है, एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मुज़िर चीज़ें पाए जाते हैं, यानी मैं कहूँगा कि पैथोजेंस हो सकते हैं इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब अगर ये पैथोजन या बैक्टीरिया है या वायरस है या कुछ भी है, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो आपको तो पता है कि हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, ठीक है। मैं सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। अगर ये चीज़ें आपके बॉडी के अंदर चले जाए, ठीक है, और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाए, तो अल्लाह ताला ने आपके बॉडी में एक ऐसा सिस्टम पैदा किया है कि वो सिस्टम जल्दी जल्दी आकर इनके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और इनको ख़त्म करेंगे, ताकि आपको क्या दिला सके, हिफाजत दिला सके। तो ये जो सिस्टम है आपकी बॉडी में कि ये स्पेशल टाइप ऑफ पैथोजेंस वगैरह के खिलाफ फाइट करती है, तो इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। यानी आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में क्या है, मुल्क में क्या होता है, फौज होती है ना, तो ये फौज अल्लाह ताला के बाद फौज जो है वो मुल्क की हिफाजत करती है, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह के अफवाज पैदा किए हैं ताकि ये अफवाज हमारी बॉडी के अंदर होने वाले नुकसानात को कंट्रोल कर सके, हमें इनसे बचा सके। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो इम्यून सिस्टम है आपका चमड़ा है, आपका क्या है, ये स्किन है। स्किन क्या करती है, आपको इम्यूनिटी देती है। देखें मेरी बॉडी जो है वो हवा के साथ कांटेक्ट में है, अब अगर स्किन ना हो तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें आते जाते रहेंगे, तो फिर मैं बीमार भी पड़ सकता हूं। तो स्किन जो है वो हमें इम्यूनिटी देती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर यहाँ लिख देते हैं स्किन, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और ये सिस्टम हमें डिफेंस देती है। क्या देती है, डिफेंस। तो इसको हम डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी क्या है, यहां पर लिखते हैं स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, या आप ये भी लिख सकते हैं स्टडी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, आप ये भी लिख सकते हैं। यहां पर लिखता हूं दूसरा डेफिनेशन, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, ठीक है दोस्तों। ओके डन, ये भी हो गई। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एंटोमोलॉजी। क्या है, एंटोमोलॉजी। बहुत इजी है, समझ जाए। दो अल्फाज है, एक है एंटामोन, एंटामोन। अब एंटामोन क्या है, लूजी तो आपको पता है। एंटामोन कहते हैं सेगमेंटेड को, सेगमेंटेड। अब सेगमेंटेड क्या है, देखिए आपको समझाता हूं। कभी भी आपने कोई मच्छर देखा हो, कभी भी आपने कोई अर्थवर्म देखा हो, अर्थवर्म जो जमीन में
अर्थवर्म होते हैं। अब अगर आप इनके बॉडी को उल्टा करेंगे तो इनकी बॉडी पर इस तरह के जो लकीरें होते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये क्या है दोस्तों? ये हिस्सा जो मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस जानदार का जो जिस्म है ये इन्हीं सेगमेंट से बना हुआ है। ये एक एक सेगमेंट्स है। तो इस जानदार का जो जिस्म है वो एक एक सेगमेंट से बना हुआ है। अगर आप बात करें इस बंदे की, जो एक खतरनाक बंदा है, जो आपको कभी भी डस सकता है, इस तरह, इस तरह, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो जब उल्टा करेंगे तो इसके एब्डोमेन पर इस तरह के लकीरें होते हैं, ठीक है। तो ये इस बंदे का भी जिस्म जो है वो एक एक सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये एक एक सेगमेंट है। वो जानदार, वो सारे जानदार जिनके बॉडी इस तरह के सेगमेंट से बने होते हैं, इनको हम सेगमेंटेड एनिमल्स कहते हैं, इनको हम एंटोमॉन कहते हैं। अब इस तरह की चीज़ों को स्टडी करने को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। यानी ये सारे के सारे ग्रुप में क्या कहलाते हैं? इंसेक्ट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टडी ऑफ सेगमेंटेड एनिमल्स, ठीक है। या हम लिखते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सादा अल्फाज में हम लिखते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है दोस्तों। ओके, यहां तक तो हो गए तकरीबन 10 ब्रांचेस हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ब्रांचेस डिस्कस करते हैं।